हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनोवेटिव सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि होने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको ये 3 बातें ध्यान में रखनी है, जो कि सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट देन अ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। याद रखिए क्या बात कर रहे हैं हम, इंटरसेक्ट करने की, और क्या बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। मान लो मैंने 2 लाइन्स ली जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक लाइन ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये कोई भी मैंने 2 लाइन ली, जो हमारा जनरल फार्मूला होता है ax प्लस by प्लस c के सेंस में, तो उसी सेंस में हमने 2 लाइन्स ली हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी तो केवल एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब जहाँ पर भी दोनों लाइन मिलती हैं, जितने भी पॉइंट्स पे मिलती हैं लाइन, वही उनके सॉल्यूशन हो जाते हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन गई, कोई ये लाइन उसको इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, कितने पॉइंट पे मिली, केवल एक पॉइंट पे मिली। उसके बाद ये लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, ये इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, सिमिलरली उस साइड भी ये उधर निकल जाएगी, ये इधर, ये आगे जाके कभी भी नहीं मिलने वाली। तो एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने क्या बोला, लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। सो क्या सॉल्यूशन लेंगे, कितने पॉइंट पे मिली, एक पॉइंट पे, तो एक सॉल्यूशन। याद रखना, लाइन्स जितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उतने ही उन दोनों लाइंस के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, एक पॉइंट पे मिली मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट कर रही मतलब यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात? इसमें एक रूल होता है, जो होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब जब a1 अपॉन a2 करूंगा, इन दोनों का रेशियो लूंगा, ये कभी भी b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आएगा। रही बात c1 अपॉन c2 की, उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। जब यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें c1 अपॉन c2 इक्वल आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये दोनों ही नॉन इक्वल हो गए, ये दोनों ही नॉन इक्वल हो गए, तो समझ जाना इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। याद कैसे रखोगे, 2 लाइन जा रही थी, एक जगह इंटरसेक्ट कर गई, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। क्लियर है? तो c1 अपॉन c2 हो नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आए हैं तो समझ जाना इंटरसेक्टिंग लाइन है और केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? अब सेकंड नंबर के पॉइंट पे आते हैं। सेकंड नंबर के पॉइंट पे देखो, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल है, देन द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब आप खुद सोचो, ये एक लाइन गई, इसके पैरेलल ये एक लाइन गई, ये कभी नहीं मिलने वाली, ना उधर जाके कहीं मिलेंगी, ना इधर आके कहीं मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। क्लियर है बात? वो कभी भी नहीं मिलेंगी तो कभी कोई इनका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, नो सॉल्यूशन बोला है। क्लियर है? क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। क्लियर है मेरी बात? और याद रखने का तरीका क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 से a2 का रेशियो b1 से b2 के रेशियो के बराबर हो रहा है, बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो रहा है। ना ही a1 अपॉन a2 इसके बराबर आना चाहिए, ना b1 अपॉन b2। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जो नॉन इक्वल टू है ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए, c1 अपॉन c2। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। याद कैसे रखोगे, दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, कभी नहीं मिलती। ठीक है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, कभी नहीं मिलती तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखो, इफ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट देन द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक चल रही है। मान लो ये कोई एक लाइन है, इसी के ऊपर ओवरलैप करके कोई सी दूसरी लाइन चल रही है। ठीक है, इसी के ऊपर ओवरलैप करके क्या चल रही है, कोई सी दूसरी लाइन चल रही है। ये तो हर पॉइंट पे मिल रही है, हर जगह पे मिल रही है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक चल रही है ना, मतलब पूरी मिली ही चल रही है दोनों, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो देखो ना, क्लियर है? हमेशा दोनों जगह इक्वल आ जाए इसमें। ठीक है, इक्वल है मतलब एक के ऊपर एक है, कहीं नहीं जा रही है, ऐसे याद रख सकते हो।
तो A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने केवल A1/A2 बराबर B1/B2। फिर दूसरे में पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, ये पैरेलल चल रही हैं, नो सॉल्यूशन, एक कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिर कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक बनती है, इनफाइनाइटली कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। तो देखो इक्वल टू लगाया मतलब दोनों बराबर बराबर एक के ऊपर चल रही हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्लियर है? सो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो इसलिए एक मैंने आपको यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना लिया है ग्राफिकली शो करने के लिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है अपन वैसा वैसा करते जाते हैं। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये सिंबल है कि जो यहाँ पर लिखा है ये एज इट इज लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने बनाया ना, इसका मतलब है जो यहाँ लिखा है एज इट इज लिखा है बी। आप एग्जाम में करके आएंगे तो आप पूरा पूरा लिख के आएंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, आप पूरा पूरा लिख के आएंगे, ठीक है। ये बनाना नहीं है आपको, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, नंबर ऑफ बॉयज हमने एक्स ले लिए, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने वाई ले ली, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टॉक इन द मैथमेटिक्स। 10 स्टूडेंट मतलब टोटल 10 रहे होंगे बॉयज और गर्ल्स को मिला के, तो मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। इतनी बात क्लियर है। उन्होंने क्या बोला कि 10 बच्चों ने क्या करा, मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू 10, क्योंकि बॉयज को हमने x लिया और गर्ल्स को हमने y लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि अगर लड़कियां इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, ठीक है। लड़कियों की संख्या क्या है, y, ये किसके बराबर है, लड़कों 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या क्या है x, तो x से 4 ज़्यादा है। आई बात समझ में, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जाए वैसा वैसा करता है। उन्होंने क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स y थी, ये लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर है, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 की। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो अपने मन से जो सबसे आसान वैल्यू हो सकती है वो लो, जो सबसे आसान वैल्यू होती है, क्या हो सकती है, 0। तो x को मैंने अपने मन से मान लिया 0, मैंने अपने मन से माना, जो आपको अपने मन से माना 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो, बट मैं तो बोल रहा हूँ जो सबसे आसान वैल्यू बोलो ना, 0 ले लो, x को 0 रख दो। अब x यहाँ पे जब 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10। क्लियर है मेरी बात, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10, ठीक है, ये 2 आ गए। तो पहले कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 0,10। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, अब इसी इक्वेशन हमें ये कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, 0,10 मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करने का, हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे ताकि हम दोनों को जोड़ सकें, तो एक और निकालना पड़ेगा। तो इसी इक्वेशन में अब एक बार y को 0 रख लो, तो y को 0 रखो, ये तो हो गया एक सॉल्यूशन। क्लियर है, 0,10 और 0,10 x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 10। अब मैंने क्या बोला, इसी इक्वेशन सेम इक्वेशन में y की जगह पे क्या रख लो, 0 रख लो। y की जगह पे जब 0 रखोगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्लियर है मेरे पास। कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स का आएंगे, x और y लिखते हैं हम पहले, तो 10,0 हमेशा किस फॉर्मेट में लिखा था, x, y लिखा था ना, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। क्लियर है, तो ये लिख लिया मैंने, एक कोऑर्डिनेट होगा 0,10, एक कोऑर्डिनेट होगा 10,0। तो सबसे पहले हम इसी लाइन को इस ग्राफ पे बना लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,10, 0 कहाँ है, यहाँ पर, 10 कहाँ है, y एक्सिस पे, तो यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। क्लियर, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये 9 एंड ये 10,
ये अप्रोक्सीमेट फिगर है ना। आप लोग बढ़िया स्केल से एक एक सेंटीमीटर नाप नाप के बनाना तो और ज़्यादा प्रिसाइजली आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला 0,10, एक्स पे 0 है मतलब ये, वाई पे 10 है मतलब ये, यही कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,10 हो गया। क्लियर है मेरे पास। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 10,0, एक्स पर 10 है वाई पे 0 है, तो ये रहा एक्स पे 10 और वाई पे 0, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया 10,0। इतनी बात समझ में आई, 0,10 एंड 10,0। अब मैंने क्या बोला आपसे, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाने का ट्राई कर लेते हैं अपन। तो ये बन गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमने बना ली एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है मेरी बात। ये बन गई हमारी एक लाइन। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, ठीक है। ये तो हमारी एक लाइन बन गई। दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसमें सेम चीज करनी है। अब इस वाली इक्वेशन में क्या करो, x की जगह पे 0 रखो, y क्या जाएगा, y बराबर 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू आ गई 4, तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए 0,4। सेम अब इस इक्वेशन में y की जगह पे 0 रख दो, तो y की जगह पे अगर 0 रखोगे ये हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -4। क्लियर है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया हमें -4,0। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो पहला है 0,4, तो चलो इसको बनाते हैं, x पे 0 y पे 4, ये रहा। तो ये क्या कौन सा पॉइंट हो गया 0,4। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या चाहिए -4,0, x एक्सेस पे हम बोलते हैं ना, ये x मान लो, ये x डैश, ये तो ऑब्वियस सी बात है इसलिए मैंने चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, पिछले साल भी आप पढ़ के आए। तो -4,0, -4 कहाँ है x एक्सेस पे मतलब यहाँ पर, और 0 कहाँ है y एक्सेस पे यहाँ पर। तो ये बन गया कौन सा -4, इधर लिख देता इसको, -4,0, ये पॉइंट बन गया। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है, और इसको एक्सटेंड कर देना जब तक इस लाइन को ये काटे ना, क्योंकि जहां पर भी अभी मैंने आपको बताया था, जहां पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जितने भी पॉइंट पे करेंगी वही उनके सॉल्यूशन होंगे। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो लाइन केवल एक ही जगह पे यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेटली इसका भी मैं बना लेता हूँ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट इसकी भी हमने बना ली है, ठीक है। आप थोड़ा सेंटीमीटर वगैरह ध्यान रख के बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट लाइन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। ये एक अप्रॉक्स लाइन मैंने इसकी भी बना ली है। क्लियर है। चलिए ये लाइन बन गई है आपकी। अब ध्यान से देखो, ये इस पॉइंट पे मिल रही है, आपको लाइन के नाम भी लिखना है, ठीक है। इस लाइन का क्या नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इस वाली लाइन का क्या नाम है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। ये दोनों लाइन के मैंने नाम भी लिख लिए। अब एक चीज समझो, चाहो तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे हम लिखते हैं ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो कोई बुराई नहीं है ना, इस सेंस में भी आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अभी हम आते हैं मेन बात पे, ठीक है। मेन बात अभी ये और रब कर दे रहा हूँ मैं, जो अभी हमने निकाले, ठीक है। ये और रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये किस पॉइंट पे मिली, यहाँ पर। तो ये अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं, ये 3 और ये ऑलमोस्ट क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो रहा है 3,7। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एब्सिसा, फिर लिखते हैं ऑर्डिनेट, मतलब x वाली टर्म्स और y वाली टर्म, ठीक है। तो ये आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये ऑलमोस्ट 3 और 7 बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट्स मिलेंगे। अभी क्या है यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ी सी आड़ी लाइन आ रही है, बट वो अप्रोक्सीमेटली आपका सॉल्यूशन 7 और 3 ही होने वाला है। क्लियर है। तो याद रखिएगा हम क्या लिखते हैं x, y लिखते हैं। तो देखो x पे कितना है 3 है, y पे कितना है 7 है,
ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 7। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 3, मतलब देयर आर 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स। ठीक है, चाहो तो आप सॉल्यूशन इसमें सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो। तो 3 + 7 देखो 10 हो रहा है। ठीक है, और 7 अगर मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ तो 3 + 4 देखो 7 वापस भी आ रहा है। क्लियर है? तो याद रखना नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7। इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करके इन क्वेश्चंस का जो आपसे ग्राफिकली पूछा जाए ऐसे सॉल्यूशन निकालना। जो मन में आए, मतलब जो मन में आए से मीन्स है जो सबसे आसान वैल्यू आप ले सकते हो वो लो। मैं तो ये कह रहा हूँ फालतू की कैलकुलेशन बढ़ाने की नहीं जरूरत नहीं है। आपको आंसर निकालना है, 0 रख लो 1 रख लो, बस इतने में आपको तो 2 पॉइंट, मतलब है ना 2 पॉइंट निकालने आपको कहीं पर भी इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे 2 पॉइंट निकाल कर जोड़ देना, 0 और 1 रख के निकाल लो। आपको नहीं मन कर रहा कि हम एक बार x 0 एक बार y 0 रखें, तो एक बार x को 0 रख लो, दूसरी बार x को ही 1 रख लो, y को मत छेड़ो ही मत y को। ठीक है, ये टोटल आपके ऊपर है, आप x और y की क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, ये आप आपके मन से रख सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, जो ये क्वेश्चंस बनाएंगे जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आपको बनाते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो सबसे पहले हम यही सपोज कर लेते हैं, let the cost of 1 pencil be ₹x and let the cost of 1 pen be ₹y। अब मेरी बात समझो, अगर एक पेंसिल 2 रुपए की आ रही है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी 10 रुपए की। कैसे पता लगा? मल्टीप्लाई करके 5 2 जा 10। तो ऐसे ही मैंने क्या बोला, एक पेंसिल x रुपए की आ रही है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी 5x की, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x प्लस सेम y के साथ भी, अगर एक पेन 4 रुपए का आ रहा है 5 पेन कितने आएंगे 20 के, 5 4 जा 20। तो अगर एक पेन y रुपए का आ रहा है तो 7 पेन कितने के आएंगे 7y के। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई? अब बोला क्या है, दोनों टुगेदर, दोनों मिला के 5 पेंसिल और 7 पेन मिला के कितने के आ रहे हैं 50 रुपए के आ रहे हैं। ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरी आपसे बोली 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7 पेंसिल और 5 पेन मिला के कितने के आ रहे हैं 46 के। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब निकालते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन देखो, अभी मैंने आपको बताया था इजी वैल्यू रख सकते हो, बट यहाँ पर देखो क्या दिक्कत आएगी, x इक्वल टू अगर आप 0 रखोगे, x इक्वल टू आप 0 रखोगे तो सॉल्व करने पे ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मिलेगा 7y इक्वल टू 50, मतलब y की वैल्यू मिलेगी आपको 50/7। अगर आप ग्राफ पेपर पर भी प्लॉट करते हो, वैसे तो आपको कोशिश करनी कि आप ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ से बनाएं। ठीक है, अगर आप y इक्वल टू 50/7 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो अब मैंने आपको एक चीज और क्या बताई कि आप x और y की मन से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। पहली बात तो ये कि इजीएस्ट वैल्यू ले सकते हो। अब इजीएस्ट वैल्यू मान लो 0 में आपको कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ रही हैं, आउटपुट आपको कॉम्प्लिकेटेड मिल रहा है, तो फिर आपको ये देखना है कि मेरे हित में क्या चीज है, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रख लूं जो मुझे इजी मिले। तो कैसे सोचोगे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखता हूँ x की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा, देखो ध्यान से समझना इसको, तो ध्यान से समझना, x इक्वल टू 1 रखा तो ये होगा 5 × 1 + 7y इक्वल टू 50। तो ये बचेगा 7y बराबर 5 इधर जाएगा माइनस में 45, y इक्वल टू हो जाएगा 45/7। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर इस जगह पर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, इस जगह पे प्लस माइनस करने पे, मतलब जैसे यहाँ पर 45 आया ना माइनस करने पे, यहाँ पर x की वैल्यू रखने पे यहाँ पर माइनस करने पे कितना है 45 है। अगर इस जगह पे ऐसी कोई वैल्यू हो जाए जो कि 7 का मल्टीपल हो जाए तो मेरे लिए आसान कहानी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, देखो देखो मन से देखो, एक चीज़ समझो, अगर मैं यहाँ पर ऐसा मल्टीपल सोच रहा हूँ जो 5 से इजीली मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब इजीली मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब यहाँ पर आने पर वो इजीली 7 का मल्टीपल दे दे। अब जैसे अगर मैं 50 को इजीएस्ट जो है इसका 35 कन्वर्ट कर सकता हूँ, 42 भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पर इधर कॉम्प्लिकेशंस जाएंगी मेरे। ठीक है, बट इजीएस्ट में अभी इसको फिलहाल के लिए 35 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं 50 में से किसी तरीके से 15 माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 35 मिल जाएगा। 15 कैसे माइनस हुआ, देखो ना यहाँ पर देखो ना, अगर x की जगह पे अगर मैं
3 ले लेता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझो, x की जगह पे अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा 15। देखो यहाँ रख देते हैं अपन 5 × 3 + 7y = 50। तो ये हो जाएगा 15 + 7y = 50। तो 7y बराबर 50 में से 15 माइनस करोगे 35, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/7 मतलब 5। क्लियर है। तो x बराबर 3 रखने पे y क्या मिला मुझे 5 मिला। तो पहले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके पहले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 5। क्लियर है मेरी बात, 3, 5 ये हो गए पहले कोऑर्डिनेट। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, ये हो गए पहले कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट और चाहिए मुझे, अगर लाइन ड्रॉ करनी है 2 पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, मतलब मुझे एक कोऑर्डिनेट की और जरूरत है। अब एक कोऑर्डिनेट की और जरूरत है तो एक चीज सोचो, अब आप बोलोगे सर y को 5 रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 5 से 35 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 5 से कट जाएगा, बट ऑलरेडी ये वैल्यू आ चुकी है ना, तो वो चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी। 3, 5 3, 5 2 पॉइंट बन जाएंगे एक ही जगह पे। लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, मैंने बोल दिया एक पॉइंट ये बन गया और एक पॉइंट उसी के ऊपर बन गया, तो लाइन कैसे ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब क्या काम करो, y की ऐसी वैल्यू लो। देखो हमारे पास कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि हमें y की ये वैल्यू लेनी है, y की वो वैल्यू, हमें जो इजी लग रही है हम वो ले रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें 0 इजी लग रही थी क्योंकि कोऑर्डिनेट बनाने में इजी ले रहे थे, हमें 0। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू 3 इजी लगी, हमने 3 ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं देखो 5 का मल्टीपल लेना है, अब मुझे y की ऐसी वैल्यू लेनी जो 5 से अच्छे से करेगा, क्योंकि ये यहाँ के माइनस होगी तो 5 डिवाइड में आएगा। तो मुझे y की ऐसी वैल्यू लेनी जो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए इजीली। तो 5 अगर एंड में 0 आता है 5 आता है तो 5 से इजीली डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं y की जगह 5 तो ले नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है ना, y की जगह पे 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं दोबारा नहीं लूंगा उस चीज को, क्योंकि मुझे मालूम है अगर y 5 लूंगा तो x मुझे 3 ही मिलेगा। तो क्यों ना मैं y = 10 ले लूँ। अरे मेरी मर्जी से लिया है मैंने, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। y = अगर मैंने 10 लिया तो 5x + 7 × 10 बराबर कितना हो गया 50। तो ये हो गया 5x + 70 बराबर 50। तो अब 5x बराबर क्या हो जाएगा 50 - 70, इधर जाके ये माइनस में जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो 5x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 20 आएगा, क्योंकि 70 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का ही 20 आएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, ये डिवाइड में जाएगा तो 5 4 जा 20। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आया, x की जगह पे आया -4, y की जगह पे क्या आया, y हमने लिया था 10। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। पहला कोऑर्डिनेट ये होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो इसको अब सबसे पहले हम नंबर लाइन बोल रहा हूँ कार्टेशियन प्लेन पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, 10 तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि y पे आया है मेरे पास एक वैल्यू मेरे को 10 मिली है। तो इसको क्या कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा फिर से इंक्रीज कर लेता हूँ, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो सबसे पहले 3, 5, x पे 3 ये है, y पे 5 ये है। ठीक है, अब ध्यान समझना, x पे 3 ये है और y पे 5 ये है, तो यहाँ कहीं दोनों क्या करेंगे लाइन इंटरसेक्टिंग। भाई ये 3x पे आया, y 5 पे आया, तो ये बन गया आपका 3, 5 ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट -4, 10 -4 x एक्सिस पे, 10 y एक्सिस पे। यहाँ का भी थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। ठीक है, -4 x एक्सिस पे और 10 y एक्सिस पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं ये कोऑर्डिनेट बनेगा। अब मुझे क्या करना है, केवल दोनों लाइन को जोड़ देना। ये मैं दोनों लाइन को कोशिश करते हैं अपन एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ने की। ठीक है, ये कुछ ऐसी कुछ बन जाएगी है ना। एक अप्रॉक्स आप मोटा मोटा हिसाब मान के चलना, थोड़ा सा अपन आगे पीछे आंसर करके चलेंगे ना, मतलब अप्रॉक्स में निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपन क्या अप्रॉक्स बना भी रहे हैं। ठीक है, तो जो राउंड ऑफ वैल्यू होगी जो आएगी आपको, तो खैर ग्राफ पे आप जब प्लॉट करोगे तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी अगर आप ग्राफ अच्छे से बनाएंगे तो। क्लियर, अभी हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ रहा है, बाकी आपको ग्राफ पे एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक, अब आती है दूसरे, ये पॉइंट में मिटा देता हूँ, पहले लिख लो इसको। ये पॉइंट है आपका -4, 10। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड वाले। सेकंड वाली क्या है, 7x + 5y = 46। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मैंने x 0 लिया तो फिर वही 5 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर फिर मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ, ये अपने मन में सोचना है आपको। ठीक है, मन में सोचना है आपको, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू x की ले लूँ यहाँ पर मुझे 5 का मल्टीपल मिल जाए। देखो अगर ध्यान से देखो
अगर ध्यान से देखो तो आप यहाँ पर क्या वैल्यू ले सकते हो। मान लो मैंने एक्स ए पे 1 लिया, ठीक है, एक्स ए पे मैंने क्या लिया 1 लिया, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मिल रहा है क्या मुझे मल्टीपल? नहीं मिल रहा है। क्यों, कैसे पता मुझे? एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो चलो एक काम करते हैं, आपको कॉम्प्लिकेटेड रख के भी बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि अगर हम कॉम्प्लिकेटेड से ग्राफ बनाए तो बनेगा क्यों, ठीक, उसी से बना लेते हैं, ठीक है, मत सोचो ज़्यादा, ठीक है, मत सोचो ज़्यादा। एक्स की वैल्यू मैंने 1 ली, ये हो जाएगा 7 × 1 बराबर 5/46, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 बराबर 46 - 7, तो 5 बराबर आपका बचेगा कितना, 39, और y की वैल्यू हो जाएगी 39/5। क्लियर है मेरी बात? ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है, आप, ठीक है, मतलब तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,39/5, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, y की जगह पे हम 0 ले लेते हैं। अब 1 ले लो, जो आपको लेना है, चलो 1 ले लो, इधर 1 लिया था तो इधर भी 1 ले लेते हैं, लो 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x + 5 × 1 बराबर 46। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 7x बराबर 46 - 5, ये बचेगा 7x बराबर 41, ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 41/7। इतनी बात क्लियर है? तो दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 41/7, 1, ठीक है। जो जिन बच्चों को डायरेक्ट ऐसा सोचने में आसानी होगी वो सोच लो, जिनको नहीं सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मत लगाओ, सीधे सीधे 0 या 1 जो आपकी वैल्यू रखनी है वो रख लो, मत लगाओ ज़्यादा दिमाग, ठीक है। तो एक आपको कोऑर्डिनेट में ऐसे भी करके बता देता हूँ कि ताकि आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर दे, आप ग्राफ पे बनाओगे एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब इसको तो आपको प्लॉट करने में दिक्कत जाएगी, तो आप ये सोचो इसका सबसे क्लोजेस्ट क्या है, 39 का सबसे क्लोजेस्ट है 40 जो कि 5 से डिविजिबल होता है, तो 40/5 करूंगा तो ये कितना आएगा, 8 के बराबर आएगा, 5 × 8 = 40, तो ठीक है। अगर मान लो, ध्यान से समझो मेरी बात, अगर यहाँ कर रहे हो तो थोड़ी सी बुद्धि भी ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी आपको ज्यादा लगाना, क्योंकि अगर वहां दिमाग नहीं लगाया तो यहाँ लगाना पड़ेगा, एक जगह तो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखो 40/5 करता हूँ तो मुझे क्या आता है, 8 आता है, बट ये 40 जगह क्या है, 39 है, मेरी बात समझना, 39 बड़ी वैल्यू है ऊपर, तो मुझे यहाँ पर आंसर भी बड़ा मिल रहा है, अगर ऊपर छोटी वैल्यू है तो मुझे आंसर भी छोटा मिलेगा, तो 8 से हल्का सा कम, बहुत हल्का सा कम मिलेगा मुझे आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है तो मुझे आंसर भी बड़ी वैल्यू बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि नीचे सेम वैल्यू, और छोटी वैल्यू है तो आंसर भी छोटा मिलेगा। तो यहाँ से 39/5 है तो मुझे हल्का सा 8 से कम चाहिए, तो मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ 1,8 से हल्का सा कम। ये रफ वर्क वाली बातें हैं ना, ये रफ वर्क वाली बातें, तो 1,8 से छोटा कम, थोड़ा सा कम, तो एक ये 8 है, मैं 8 से हल्का सा कम यहाँ कहीं ले लूँ, बहुत माइन्यूट से, क्योंकि 39 और 40 19-20 का अंतर है, ठीक है। तो ये 1, मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, हल्का सा 8 से कम y पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,39/5। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? अप्रोक्सीमेशन में बता रहा हूँ मैं आपको करवाना, ठीक है। अब सिमिलरली 41/7, 1, अब 41 का सबसे नजदीकी मल्टीपल है 7 का 42, ठीक है, 42, मेरी बात ध्यान सुन, कितने बार में करता है ये, 6 बार में। यहाँ पर देखो बेस सेम ही है, अगर छोटी संख्या तो वैल्यू भी छोटी आएगी, बड़ी संख्या है तो वैल्यू भी बड़ी आएगी। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? तो इधर 41 इधर 42 है, तो एग्जैक्ट 41/7 की 6 से हल्की सी क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, समझे। तो x एक्सिस पे है 41/7, तो x एक्सिस पे हल्की सी कम 6 से मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ, और y एक्सिस पे कितनी लेनी है मुझे, 1 लेनी है, y एक्सिस पे मुझे ये 1 लेनी है, ठीक है। तो ये हो गई हल्की सी कम 6 एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे और y पे, तो यहाँ कहीं आप मान लो, यहाँ कहीं आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? x एक्सिस से हल्का सा इधर ये, ठीक है। अब ये लाइन भी थोड़ी सी आड़ी गई है, तो अपन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटिव में चलते हैं। तो ये आ गया आपका पॉइंट 41/7, 1, ये आपका पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, दोनों को इंटरसेक्ट करवा दो, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ कहीं से इंटरसेक्शन इनका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं से आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, मतलब वो सीधे 3,5 से ही निकल गई अप्रोक्सीमेटली, है ना, ठीक है। आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट्स बनेंगे। अब क्लियर है मेरी बात? ये हमारा ग्राफ आ गया,
ये हमारा ग्राफ आ गया। हमें पॉइंट्स क्या मिले, हमें पॉइंट्स क्या मिले, यहीं से निकल गई 3 पॉइंट से, जो हमने ये पॉइंट दिया था यहीं से ही निकली है ये। तो x पे 3 है, y पे 5 है, तो हमारे पास क्या आ गया 3, 5 आ गए। तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पेंसिल ली थी हमने, इज रुपीज कितना आया 3 आया। एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज 5, जो कि आपके आंसर हो जाएंगे। देखो एक बार यहाँ पर करके भी देख लो, 5 3 जा 15 एंड 7 5 जा 35, 35 प्लस 15 हो गया, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पर 7 3 जा 21 एंड 5 5 जा 25, 25 प्लस 21 करोगे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो याद रखना आप अप्रॉक्सीमेट लेके भी आंसर निकाल सकते हो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि बिल्कुल आप सोचो, बट मैंने आपको इसलिए बोला ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़े। एक जगह तो दिमाग लगाना पड़ेगा, या स्टार्टिंग में लगा लो या यहाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे लगा लो, जहां आपको सुविधा मिले आप वैसा वैसा यूज कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel, intersect at a point are parallel और coincident। हमने जो स्टार्टिंग मैंने आपको जो 3 चीजें बताई थी, बस वही चीज यहाँ पर आपसे निकालने की बोला गया। तो हम सबसे पहले रेशियोज कंपेयर कर लेते हैं। देखो a1 upon a2 निकालते हैं सबसे पहले। a1 क्या है 5 upon a2 क्या है 7, a1 अपॉन a2 आया 5 अपॉन 7, इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है। फिर हम b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2 क्या आया -4 अपॉन 6, -4 अपॉन साइन के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 3 6, तो क्या आया -2/3। मैंने आपको एक ही बात स्टार्टिंग में बोली थी, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो हमें c1 और c2 को चेक भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो ना a1 अपॉन a2 5/7 आ रहा है और b1 अपॉन b2 -2/3 आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ना a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर है मेरी बात। तो मैंने क्या बताया था, ऐसा कौन सी लाइन होती है, ऐसी कौन सी लाइन होती है, दैट इक्वेशन विच इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, दीज इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। इतनी ही निकालनी थी अपने को, यही आपको निकालना था बस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस रेशियोज कम कर करके आपको बताना इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे पैरेलल हैं कि कोइंसिडेंट रहेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाली में देखो a1 अपॉन a2 निकालो, क्या आएगा 9 अपॉन 18, तो कितना जाएगा 9 1 9 9 2 18, तो क्या आ गया 1 अपॉन 2। सिमिलरली b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2 है 3/6, तो ये भी 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया 1 अपॉन 2। सिमिलरली c1 अपॉन c2 निकालो, c1 अपॉन c2 आ जाएगा 12/24, तो 12 1 12 12 2 जा 24, ये भी 1/2 आ गया। तो ये क्या हो गई a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। कौन सी लाइन होती हैं जो तीनों कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब तीनों में इक्वल आ गया, मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, तो क्या बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। देखो ना तीनों बराबर आया ना। सिमिलरली इसमें कंपेयर कर लो a1 अपॉन a2 बराबर क्या जाएगा 6 अपॉन 2, मतलब 2 3 जा 6, नीचे कुछ नहीं है मतलब मैं 1 बोल सकता हूँ, नीचे कुछ भी नहीं है मतलब मैं 1 मान सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाएगा b1 अपॉन b2, तो -3 अपॉन -1, तो माइनस से माइनस फिर कट गया, क्या आ गया 3 अपॉन 1, फिर क्या बचा c1 अपॉन c2। देखो यहाँ पर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सेम चल रहे हैं, यहाँ पर भी ये सेम चल रहे थे। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जैसे ही अलग अलग आ जाए आगे निकालना ही नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन लिख लेना, सीधी बात, आगे निकालने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पर आते जा रहे तो हमें निकालना पड़ रहा है। ये तीनों आए तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, अगर 2 आए और तीसरा वन इक्वल आएगा तो कौन सी लाइन कहलाएगी, वो पैरेलल लाइन। तो क्या अब एक ही बचा है, तीसरा क्या है 10 अपॉन 9, ये देख लो अनइक्वल आया, दोनों बराबर आया, तो क्या बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मैंने क्या बताया था आपको, दोनों लाइंस पैरेलल चल रही हैं और कभी नहीं मिलेंगी, मतलब कौन सी लाइन है ये, पैरेलल लाइंस हैं,
क्लियर है मेरी बात। अब एक चीज़ और आपको याद रखना, मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक है तो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, मिल रही है वो, ठीक है, ऐसी एक के ऊपर एक रखी हुई है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। अब पैरेलल लाइंस मतलब जो कभी नहीं मिल रही हैं, कभी नहीं मिल रही हैं तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो एक चीज और याद रखना, इनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, इनको भी हम कोइंसिडेंट अलग है, कंसिस्टेंट अलग है, ठीक है, इनको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं और इनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। जो अभी अगला क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उसमें आपको याद रखना है, जब भी एक सॉल्यूशन है, मतलब एक बात याद रखो कि जब भी सॉल्यूशन निकल रहा है, जब भी सॉल्यूशन निकल रहा है वो कंसिस्टेंस कहला रही है, कंसिस्टेंट कहला रही है, ठीक है। इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट वो एक ही बात है, और इसको इनकंसिस्टेंट। बस आपको क्या याद रखना है, जिन भी लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन निकले, भले एक सॉल्यूशन निकले या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकले, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, वो कौन सी लाइन कहलाएंगी, कंसिस्टेंट लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। और जो जिनमें एक भी सॉल्यूशन ना निकले वो क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट लाइंस कहलाएंगे, क्लियर है मेरी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी एक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए तो वो पेयर ऑफ इक्वेशंस कौन सी कहलाएंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। जब भी एक सॉल्यूशन आया या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दूसरी बात, जब भी नो सॉल्यूशन आए मतलब पैरेलल लाइन की कंडीशन, तो वो इक्वेशंस कौन सी कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगी, क्लियर है मेरी बात। चलो आप तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, तो 3x + 2y, 5 को इधर ले आते हैं, -5 = 0, और दूसरा हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। बस a1/a2 निकालते हैं। सबसे पहले a1/a2 कितना आया, 3/2, b1/b2 कितना आया, 2y - 3, तो माइनस को मैंने ऊपर ही ले लिया। अब मैंने क्या बोला था अभी आपसे, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे क्या लिख लोगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये क्या इंडिकेट करता है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, ये क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी, क्लियर है। सेकंड देखो, इसको पहले स्टैंडर्ड में लिखते हैं, 2x - 3y - 8 = 0 एंड 4x - 6y - 9 = 0। ये बन गई अपनी दोनों इक्वेशन। अब बस a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 कितना आया, 2/4, दोनों कट जाएगा 1 और 2 टाइम में, 1/2। फिर b1/b2 आया, क्या आया, -3/6, तो माइनस से माइनस भी कट गया और ये भी कट गया, क्या बचा, 1/2। थर्ड और देख लेते, c1/c2, ये आया -8/-9। ये माइनस में माइनस तो कट गया, बट आगे सॉल्व नहीं हो रहा, बस इतना ही रह रहा है, आगे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, पैरेलल हैं जो कभी नहीं मिलती, तो इससे कौन सी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बट आप तो एक बात याद रखना, पैरेलल आई मतलब इनकंसिस्टेंट, ये वाला जब भी आया एक जगह इक्वल एक जगह नॉट इक्वल, इनकंसिस्टेंट, बाकी कुछ भी आया कंसिस्टेंट लगाना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। मैंने अभी बताया ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो या एक सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट रहेगी, और पैरेलल लाइन से मतलब इनकंसिस्टेंट रहेंगी, ठीक है, मतलब नो सॉल्यूशन की कंडीशन। ये पैरेलल आई, ये इंटरसेक्टिंग आई एक पॉइंट पे। अब तीसरी देख लेते हैं, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और एलसीएम भी लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y = 7। तो ये हो जाएगा 9x + 10y। अब इस 6 को भी उधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा 42, क्लियर है मेरी बात। जनरल एलसीएम ले रहे हैं, ये हो जाएगा 9x + 10y - 42 = 0। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन तो है ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, 9x - 10y - 14 = 0, क्लियर है मेरी बात। अब a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 हो जाएगा 9/9 मतलब 1/1, दोनों ही कट जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली b1/b2 निकालते हैं, तो 10/-10, 10/-10
तो ये तो कट रहा है बट ये क्या आ रहा है, -1/1 आ रहा है। तो आगे मुझे अब नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, ऑलरेडी आ गया। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी कंसिस्टेंट। क्लियर है। फिर आपसे पूछेगा 5x - 3y इक्वल टू 11 एंड -10x + 6y इक्वल टू -22। तो ये लिख लेते हैं हम 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0, और दूसरी हो जाएगी -10x + 6y + 22 इक्वल टू 0। तो a1/a2 निकालते हैं, ये आ जाएगा कितना, 5/-10, तो 5 बन जाए 5, 5 10, तो ये कितना आ गया, -1/2। फिर b1/b2 निकालते हैं, कितना आएगा, -3/6, 3 बन जाती है 3, 2 6, तो ये भी क्या आ गया, -1/2। c1/c2 निकालते हैं, कितना कहाँ आ गया, -11/22, तो ये भी आ गया 11 बन जाए 11, 11 2 22, तो -1/2। तो हम बोल सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों ही क्या आ गए, बराबर आ गए। तीनों बराबर आ गए तो क्या मतलब, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। पर इसमें देखो, इसको सबसे पहले एलसीएम ले लेते तो 4/3 मतलब 3 ही एलसीएम आ जाएगा, प्लस 3 2 6y इक्वल टू 8। भाई एलसीएम लेना तो आता होगा आपको, तो 4x + 6y नहीं आता तो ये समझ लो 3 2 6 करा और होल अपॉन में 3 लग दिया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी था, ठीक है। इक्वल टू 8 है, तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 8 3 24। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4x + 6y - 24 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बन जाएगी आपके 2x + 3y - 12 इक्वल टू 0। तो a1/a2 निकालोगे, क्या आएगा, 4/2, तो कितना आ गया, 2/1, ठीक है। कुछ नहीं नीचे मतलब 1। फिर b1/b2 निकालोगे तो ये आएगा 6/3, 6/3 भी वही आ गया, 2/1। फिर c1/c2 देखो भाई, c1/c2 -24y - 12, माइनस से माइनस गया, 12 से 24 2 तो ये भी आ गया 2/1। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये भी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। क्लियर है मेरी बात। ये भी कौन सी लाइन साइन, ये भी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन साइन, कोइंसिडेंट लाइन साइन मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है, मतलब एक बना लिया है, ग्राफ बना लिया है हमने एक, अब इस पे प्लॉट करते हैं अभी थोड़ी देर से। अगर कंसिस्टेंट होंगी तो प्लॉट करना, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल लाइन से तो सॉल्यूशंस तो निकलेंगे ही नहीं, निकलेंगे ही, नो सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो x + y - 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड 2x + 2y - 10 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ये और फर्दर सॉल्व हो सकती है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो x + y - 5 इक्वल टू 0, सिमिलरली ये की यही बन जाएगी। वो क्लियरली दिख रही है कि कंसिस्टेंट है, क्लियर। और ये भी दिख रहा है दोनों सेम सेम है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन आने वाली है। तब फिर भी आपको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम, a1/a2 बराबर हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या रहेगा, चलो ये तो आगे सॉल्व नहीं होगा ना। फिर b1/b2 बराबर भी 1/2, क्लियर है। सिमिलरली c1/c2 इक्वल टू -5/-10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 बन जाए 5, 5 2 10, तो 1/2। तो हम क्या बोल सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट भी है। और कौन सी लाइन से, ये कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। चलो तो इनका ग्राफ बना लेते हैं, एक के ऊपर एक दोनों लाइन बन जाएंगी। तो सबसे पहले क्या सिखाया है मैंने आपको, जो आपके मन में सबसे इजीएस्ट वैल्यू होती है वही ले लो, 0 रख लो। इस वाली में, इस वाली इक्वेशन में x की जगह पे 0 रखोगे तो y भी कितना आ जाएगा, x पे 0 रखोगे, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 + y - 5 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। पहला कोऑर्डिनेट क्या बन गया, पहला कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0,5। अब सिमिलर, चलो इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ। अब ठीक है, जरूरत नहीं है सॉल्यूशन निकालने पे, आपको जरूरत नहीं है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ।
मतलब अगर ऐसा भी लिखा हुआ है ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो x की जगह पे 0 लिया जाता तो y हमें 5 मिल जाता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0,5 आपका पहला कोऑर्डिनेट होगा। अब y की जगह पे 0 लोगे तो x की जगह पे क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो x की जगह पे क्या मिल जाएगा 5। दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0। ठीक है, तो पहली लाइन बना लेते हैं सबसे पहले 0,5 यहाँ रहेगा और 5,0 यहाँ रहेगा। ये हमने ले लिया 0,5 और ये ले लिया हमने 5,0। इनको जरा जोड़ देते हैं अपन, थोड़ी सी आड़ी जा रही है यहाँ से। ठीक है, ये मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला 2x + 2y = 10 है, ये वाली इक्वेशन है। अब तो x पे यहाँ पर भी 0 ले लो तो 2 × 0 + 2y = 10 आएगा। ये तो 0 हो गया तो 2y बराबर क्या बचेगा 10, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 5 हो जाएगी। देखो फिर से क्या है 0,5 नहीं आ गया, फिर से वही के वही कोऑर्डिनेट तो मिल रहे हैं। फिर से करने की जरूरत नहीं है इसको, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसी इक्वेशन में y = 0 ले लो। ठीक है, y = 0 ले लो, मतलब करने की जरूरत इन दी सेंस कि ये हमको पता है कि कंसिस्टेंट 0,5 भी आने वाला है, दूसरा कोऑर्डिनेट भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो 2x + 0 = 10 हो जाएगा, तो 2x = 10, x = 5। तो फिर से कोऑर्डिनेट क्या है 5,0 ही है, फिर से वही के वही है 0,5 5,0। तो एक और लाइन कहाँ बन जाएगी, उसी के ही ऊपर जस्ट ओवरलैप करती हुई जाएगी उसी के ही ऊपर से। ठीक है, तो ये यही आपका ग्राफ रहेगा, यही सॉल्यूशन होगा। आप क्या लिखोगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे सॉल्यूशंस भी निकालने को बोला गया था ना, ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आप क्या बोलोगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट इक्वेशंस गिवन है x - y = 8, तो ये हो जाएगी x - y -8 = 0 और दूसरी हो जाएगी 3x - 3y -16 = 0। तो a1/a2 किसके बराबर आएगा 1/3 के, b1/b2 किसके बराबर आएगा -1/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1/3 बचा। c1/c2 किसके बराबर आ गया -8/-16, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये तो पैरेलल लाइंस हो गई। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, पैरेलल लाइन जो कि कभी नहीं मिलेंगी। तो क्या बोलेंगे, ये इनकंसिस्टेंट पेयर है, इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बना के मतलब ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। दोनों लाइन ऐसी ऐसी सीधी सीधी जाएंगी, सॉल्यूशन मिलने ही नहीं वाला। पिछले क्वेश्चन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए थे, जितनी वैल्यू आप x की रखते उतनी y की आती, y की रखते x की आती। क्लियर है, वहां पर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन आते क्योंकि वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, हर एक पॉइंट पे मिल रही है। यहाँ पर दो लाइन बनाओगे, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 2x + y - 6 = 0। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो सीधे a1/a2 ही निकालते हैं। a1/a2 हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2 इसको काटने पर। ठीक है, फिर b1/b2 निकालते हैं, ये हो जाएगा 1/-2। यहाँ पर आ गए, अब आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, माइनस ऊपर लगा लो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, मतलब ये कंसिस्टेंट तो है और एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा क्योंकि एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे। तो आगे तो मुझे c1/c2 चेक करने की भी जरूरत नहीं है, वो आया चाहे नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंट है। अब बस कंसिस्टेंट पता लग गई तो हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और एक ही सॉल्यूशन आएगा तो इसका तो निकलेगा कोऑर्डिनेट। तो बस पुट कर लेते हैं हम सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन में 2x + y - 6 = 0 में x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं पहले, है ना। अब ये तो पता लग गया कि ये कंसिस्टेंट है ना। ये भी आपको फेयर वर्क ही, ये रफ वर्क नहीं था, है ना। ये लिखोगे उसके बाद फिर ये यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना चालू करो। पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज इट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, सो इट इज कंसिस्टेंट। इतना लिख के फिर सॉल्यूशन निकालोगे। तो ये पहली वाली इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो वही इजी तरीका क्या, x = 0 रखो, x = 0 रखो तो 2 × 0 + y - 6 = 0, तो y - 6 = 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये वैल्यू तो 0 ही मिलेगी ना। y = क्या मिला 6 मिला, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 0,6। सेकंड कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अब y बराबर 0 रख लेते हैं सेम इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2x + 0 =
-6 इक्वल टू 0, तो 2x - 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, 3, 0। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं पहली इक्वेशन का। पहले है 0, 6, 0, 6, ये पॉइंट रहेगा 0, 6 वाला, ठीक है। सेकंड है 3, 0, 3, 0, तो 3x पे 0, 3, 0। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन गई है एक हमारी लाइन, ठीक है, ये पहली लाइन है। अब सेकंड लाइन का निकाल लेते हैं, सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 4 × 0 - 2y - 4 इक्वल टू 0, ये बचेगा -2y - 4 इक्वल टू 0। -2y को उधर ले जाता हूँ तो ये 2y बराबर हो जाएगा -4, ठीक है। इधर लेके मुझे y की तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, y मतलब मैं -y इक्वल टू 4 क्यों निकालूंगा, मैं तो y इक्वल टू -4 चाहिए ना, तो मैं y को उधर ले गया हूँ, क्लियर है। मुझे तो कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसलिए -2y को ही इधर ले गया हूँ। तो -2y इक्वल टू -4 बचेगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0, -2। अब y की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो इस इक्वेशन में, तो ये आएगा 4x - 2 × 0 - 4 इक्वल टू 0, तो ये बचेगा 4x, ये तो वैल्यू 0 हो गई, -4 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या जाएगा 1। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपका आया 1, 0, क्लियर है। पहला कोऑर्डिनेट 0, -2, दूसरा कोऑर्डिनेट 1, 0। तो पहला वाला निकाल लेते हैं, तो 0, -2 मतलब y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट निकला, ये वाला पॉइंट निकला 0, -2। फिर सेकंड आपका आया 1, 0, 1, 0 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट निकला, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, 0। बस अब इनको क्या कर दो, इंटरसेक्ट करवा देते हैं। ये चली गई इंटरसेक्ट होकर, ठीक है। तो ये कहाँ मिल रही हैं, 2, 2 पे मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, यहाँ 2, 2 पे। तो यही क्या हो जाएगा, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया 2, 2, x की वैल्यू भी 2 आ गई, y की वैल्यू भी 2 आ गई। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 ही इस इक्वेशन का, इन पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। फिर नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है आपको 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0, तो a1/a2 निकालोगे तो ये आएगा 2/4 बराबर 1/2, ठीक है। फिर b1/b2 निकालोगे, b1/b2 -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो ये भी आ गया 1/2। फिर c1/c2 निकालो, -2/-5, -2/-5, तो केवल क्या बचा 2/5। तो यहाँ पर क्या हो गया, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये देखो ना, ये दोनों बराबर है, ये नॉट इक्वल टू है। तो पैरेलल लाइन जो कि कभी नहीं मिलेंगी, और दूसरी बात है इसका भी क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है मतलब पहली बात तो ये क्या, इनकंसिस्टेंट पेयर बना, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बना, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बना मतलब नो सॉल्यूशन। वो लाइन जो पैरेलल है तो कभी मिलेंगी ही नहीं, तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, तो इसका ग्राफ भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ लेंथ इज 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जाए वैसा वैसा करते जाए। देखो क्या है, हम पहले सपोज कर लेते हैं लेट द, अब रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर एंड द width बी y मीटर। क्लियर है मेरी बात। अब एक बात समझो, आपको क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो आप ये समझो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका
ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, क्लियर है। लेंथ हमने ली है x, विड्थ लिए हमने y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या बोलेंगे हम, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। लेंथ क्या है, x ली है, विड्थ क्या है हमने y ली। विड्थ बोल लो, ब्रेड्थ बोल लो, एक ही बात है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या लिखा मैंने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल x और y के सेंस में, ध्यान रखना x और y के सेंस में। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर बोला। उन्होंने बोला पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का आधा कितना होगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा। आई बात समझ में, जैसा क्वेश्चन ने बोला हम वैसा कर रहे हैं। ये था पेरीमीटर, उन्होंने पेरीमीटर का आधा बोला, हमने पेरीमीटर का आधा कर दिया। और उन्होंने बोला कि जिसकी लेंथ उसके विड्थ से 4 ज्यादा है वो कितना है उसका पेरीमीटर, 36। तो पेरीमीटर कितना किया मैंने, ये 36 मीटर के बना। इसी की वैल्यू क्या दी है, 36 दी है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक, इतनी बात ठीक। अब दूसरी लाइन, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। उसकी जो लेंथ है उसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ हमने ली है x, लेंथ LENGTH, लेंथ है ना। लेंथ हमने ली है गार्डन की x मीटर। तो लेंथ जो है उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ जो है उसकी विड्थ कितनी है, y, इससे कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। क्लियर आई समझ में। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा कर दिया कि पेरीमीटर का आधा 36 है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। दूसरा क्या बोला, लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। क्लियर है बात। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। इनको आप चाहो तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हो। अब देखो, उन्होंने गिवन दिया हुआ है और उन्होंने बोला है डायमेंशंस निकालना है, मतलब निकलेंगे और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ये बात समझ के चलो, क्योंकि उन्होंने पूरी उसकी इक्वेशन आपको बना के दी हुई है। चाहो तो जैसे इस क्वेश्चन में ऐसी कोई जरूरी नहीं है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी आपको प्रूफ करना है या शो करना, बट आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगी x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0 और ये लिखा जाएगी x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड रहेगी। जरूरत नहीं, बट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ एक चीज कि ये आपको दिमाग से निकाल देना है कि यहाँ पर पैरेलल ये फलाना ढिमकाना। ठीक है, आपको ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करके दिया हुआ है, आपको उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, तो वो वैल्यूज निकलेंगी, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकलेंगी। उन्होंने क्लियरली बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। ये बोलते वेरीफाई आता तो बात लगती है, उन्होंने क्लियरली बोला ना फाइंड, तो मतलब निकलेंगे। अब एक चीज समझो, x प्लस वाई, अब a1 अपॉन a2 करोगे तो ये 1 अपॉन 1 आएगा, ये 1 अपॉन माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहीं दिख गया देखो, 1 और 1 और माइनस 1। क्लियर है, तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अभी क्लियर है मेरी बात, अब क्लियरिटी मिल गई है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 की बात करें। अभी तक हम जो करते हैं, x की वैल्यू 0 रखो, इक्वेशन 1 x की वैल्यू 0 रखो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 36। देखो ना, x की वैल्यू यहाँ से भी रख सकते हो, यहाँ से भी रख सकते हो, कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, आप इक्वेशन, ये तो मैंने केवल आपको इनकंसिस्टेंसी के लिए बताया था। ठीक है, आप इन इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, है ना, इन इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आया, 36 आया। फिर इसी इक्वेशन में क्या रखें, y की जगह पे 0 रखोगे तो x इक्वल टू कितना जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो पहला कोऑर्डिनेट बन गया 0,36, दूसरे कोऑर्डिनेट बन गया आपका 36,0। क्लियर है। देखो, सॉल्यूशन इन इक्वेशन के निकालने के और तरीके भी हैं, बट अकॉर्डिंग टू हम एक्सरसाइज चल रहा है, इस एक्सरसाइज में आपको केवल ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं, बट इस एक्सरसाइज में अंडरस्टूड है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो क्लियरली मेंशन करेंगे। ठीक है, और नहीं बोला है तो आप आपके हिसाब से निकाल सकते हो। फिर अगर उन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं करा है कि ऐसे निकालना वैसे निकालना, तो आपकी चॉइस। क्लियर। तो अपन अभी फिलहाल जो एक्सरसाइज चल रही है उसके साथ चलते हैं, तो हम ग्राफिकली निकाल के चलते हैं। ठीक है, अब सेकंड, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो y माइनस का 4 आएगा, इधर जाके तो y इक्वल टू आएगा माइनस का 4। तो पहला कोऑर्डिनेट बन गया 0,-4। ठीक है, दूसरा देखो, y की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। चलिए देखो यहाँ से देखते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा
4,0। अब यहाँ पर 36 आ रहा है दोनों जगह, तो हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं, ठीक है, एलेबोरेट कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अब 1 2 3 4 नहीं लिखने वाले अपन बैठ के 1 2 3 4 ऐसे 36 तक लिख रहा है। अब थोड़ा सा अपने हिसाब से भी ले सकते हैं ना तुम लोग, ये x हो गई, ये आपकी y हो गई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 4 भी आ रहा है, 36 भी आ रहा है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो हम 4 4 के डिफरेंस में ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 8 12 16 ऐसे करके अपन पूरा ले लेते हैं, ठीक है। 24 28 और कितना अपने 9 बार में जाएगा वो, तो ये जाएगा 32 और फिर 36, ठीक है। ये आ गया। ऐसे यहाँ पर भी ले लेते हैं 4 8 12 16 20 24 32 और 36, ठीक है। 4 4 के गैप में ले रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 3 3 6 इधर एक और कुछ छूट रहा है क्या, हाँ 28 छूट रहा है यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 28 32 और फिर 36, ठीक है। सिमिलरली आप इन एक्सेस पे भी ले सकते हो, इन एक्सेस पे भी ले सकते हो, फिर इन एक्सेस पे भी आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी लेंथ और लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आने वाला, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला, जो भी आपकी पॉइंट आएगा वो यहीं आएगा, बट आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो -4 -8 -12 -16 -20 -24। सिमिलरली यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर, इतना मोर देन एनफ, इतना मोर देन एनफ है। अब आते हैं हम मेन, पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0,36, पहली लाइन को बना रहे हैं हम 0,36, तो ये 0,36 मान लो ये वाला पॉइंट आया, ये आया 0,36। दूसरा है 36,0, तो ये आया 36,0, 36 x पे y पे 0, तो ये इसको अप्रॉक्सीमेटली हम मिला देते हैं, तो ये हमने एक अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन बना ली है, ठीक है। यहाँ आगे भी जा रही है, यहाँ नीचे भी आ रही है, ठीक है। दूसरा हमें 0,-4, तो x पे 0 y पे -4, कहाँ गई y, ये रही, ठीक है। ये हो जाएगा 0,-4। नेक्स्ट 4,0, इस पे 4 और y पे 0, तो ये हो गया 4,0, तो बड़ा पास पास कोऑर्डिनेट बने। अब इनको बस मिला दो और एक स्ट्रेट लाइन बना दो। अप्रॉक्सीमेटली कहाँ मिल रही है, ये समथिंग समथिंग यहाँ मिल रही है ना, ये आपकी बन जाएगी, ठीक है। समथिंग 16 और 20 पे मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहा है ना अपन, ये 20 और ये 16, तो 20,16, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, घबराना नहीं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट्स आएंगे। तो 4 4 का गैप ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपन ने 36 निकाला ना, तो हमारे पास 0,16 आ गए, तो x गैप पे क्या आ गया 20 मीटर, क्योंकि हमने क्या ली थी, x मीटर ली थी, और y की जगह पे क्या आ गया 16 मीटर। तो हम बोल सकते हैं लेंथ जो है 20 मीटर आई, और विड्थ जो है, विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलो भाई 16 मीटर है। क्लियर है, तो ये ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन इसका निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स टू फॉर्म दिस। बाकी के ये 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है, तो आपको बस इसमें ये मैच करवाना है। तो आपको एक क्वेश्चन दी है 2x + 3y - 8 = 0। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे, आप आपके मन से कुछ भी लिख सकते हो। a1/a2 मैंने मान लिया, a1/a2, तो एक इक्वेशन मैंने मान ली, देखो ध्यान समझो, एक इक्वेशन मैंने मान ली 7x + 11y - 8, या -8 की जगह -7 रख लो, चलो इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने अपने मन से माना, मैंने मन से रैंडम नंबर्स लिए। क्या सोच के लिए हैं कि a1/b2 b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखो 2/7 आएगा a1/a2, और b1/b2 क्या आएगा 3/11 आएगा।
आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है मेरी बात। a1/a2 आएगा 2/7, b1/b2 आएगा 3/11। क्लियर है मेरी बात। एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। आपको वैसे एक ही बनानी है, आप मोर देन वन भी बना सकते हो, एक आंसर ये हो जाएगा। और बनानी है, एक काम करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x + 2y माइनस इधर कुछ भी दे दो 4 दे दो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी देखो, पहला आएगा 2/3, दूसरा आएगा 3/2। तो ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। तो आप आपके मन से कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में क्या रखना है, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये आप आपके मन से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, बहुत रैंडम वैल्यूज ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जो आपको सुविधा लगे आप आपके हिसाब से वैल्यूज ले सकते हो। क्लियर है मेरी बात। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 होती है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। याद रखने का क्या तरीका बताया, लाइन जो पैरेलल जा रही है कभी नहीं मिलती, पैरेलल लाइन जो कभी नहीं मिलती, ठीक। याद रखना, पैरेलल लाइंस का मतलब ही विच विल नेवर इंटरसेक्ट। तो जनरल इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको गिवन है, ये गिवन इक्वेशन है आपको, इससे आपको कोई भी एक इक्वेशन निकालनी, आप एक से ज्यादा भी नहीं निकाल सकते, एक ही निकालने का बोला गया है, क्लियरली बोला है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस नहीं बोला गया है, ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन बोला गया, तो एक इज मोर देन एनफ, बस बात इस पर ध्यान रखना। अब a1/a2 चाहिए भाई हमको, a1/a2 चाहिए, तो मैं क्या करूं, सिंपल कर दूं, सबसे इजी तरीका क्या है, इनको बनी बना लेते हैं। तो ये 2x + 3y एज इट इज लिख देता हूं ना, मैं एज इट इज लिख देता हूं ना, क्या बुराई है, 2/2 1 आ जाएगा, 3/3 भी 1/1 आ जाएगा, पूरा क्लियर हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसकी जगह पे कुछ भी पकड़ा दो, प्लस का कुछ भी रख दो, प्लस का 8 भी रख दोगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी रख दो, मान लो 16 रख दो, दुगना रख दो, तो इक्वल टू 0। देखो 2/2 1 आएगा, 3/3 भी 1 आएगा, बट -8/16 कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो a1/a2 मतलब ये ऐसा लिख सकते हैं ना अपन इसको, a1/a2 और b1/b2 क्या हो गए, बराबर हो गए, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस की एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आप और कुछ भी ले सकते हो, कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है जो मैंने लिखी आप वही लिखो, आप आपके मन से कुछ भी क्वेश्चन ले लो, कुछ भी क्वेश्चन ले लो। कोइंसिडेंट लाइन का देखो, कोइंसिडेंट लाइन क्या बोलती है, तीनों बराबर होते हैं, जिसमें तीनों रेशियोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यही होती कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन, ठीक है, मतलब कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, मतलब जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे इजी तरीका मैंने आपको क्या बताया, सेम टू सेम लिख दो, अगर बराबर बनाने हैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो या इनटू 2 करके कर दो। अगर देखो बात है ना कि ऑलरेडी इधर पर क्या दिक्कत थी, यहाँ पर क्या था कि हम तीसरा चेंज कर सकते थे, तो ये केवल अकेला 16 या +8 अकेला भी लगा देता मैं, -8 केवल अगर +8 भी लिख देता तो भी इक्वेशन सही है, मतलब आंसर सही होता। बट यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर तीनों वैल्यूज हम सेम नहीं ले सकते, क्योंकि हमसे बोला गया ना अनदर लीनियर इक्वेशन, तो पहले दो सेम लिखोगे तो भी चलेगा, बट दूसरे को तीसरे को सेम बनाने में आपको दिक्कत जाएगी। तो एक काम करो, दुगना कर दो, इसका दुगना कर दो, 4 2 जा 4, 3 2 6 और 8 2 16 इक्वल टू 0। तो देखो 2/4 कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, 3/6 कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, -8/-16 क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, हो गया। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एक इक्वेशन ये होती है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बताऊं, इंटरसेक्टिंग लाइन में आप कुछ भी रैंडम वैल्यू लेना जो रेशियो बराबर ना दे, अलट पलट देना, ठीक है। अब अगर x और y रहे दोनों जगह तो फिर तो आपको आपके मन से लेनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको केवल पहली दो सेम बनानी, तो पहली दो सेम ले लो, दूसरी वाली कुछ भी पलट लो। अरे मैं तो बोल रहा हूँ साइन पलट के लिख दो तो भी सही है पैरेलल लाइंस में। कोइंसिडेंट लाइन में आपको देखना पड़ेगा, कोइंसिडेंट लाइन में आपको जब भी अनदर इक्वेशन बनाने को बोले, 2 का मल्टीपल ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। 2 से कर दी तो a1 भी, 3 से करता तो भी अलग बन जाती, 100 से करो, किससे से भी करना है, बस हमें क्या आना चाहिए, तीनों बराबर आना चाहिए, सेम साइन मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, x - y + 1 = 0, ठीक है, पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x + 2y - 12 = 0।
वही मैंने आपको सबसे इजी तरीका बताया, 0 0 ले लो, x की जगह पे 0 लोगे तो y आएगा आपका 0, चलो पूरा ही कर देता हूँ, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इधर जाएगा तो माइनस का इधर जाके प्लस, तो y इक्वल टू जाएगा 1। पहला कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0, 1। अब दूसरे में क्या लेना है, y इक्वल टू 0 ले लो, y इक्वल टू 0 लोगे तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू जाएगा -1। क्लियर है? तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1, 0। ये आ गई आपका पहला। क्लियर है? तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0, 1 ये वाला, -1, 0 मतलब -1, 0 मतलब ये वाला, ये आ गया आपका 0, 1, ये आ गया आपका -1, 0। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन फिर वही, x इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0 लोगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, तो 2y माइनस का उधर जाके क्या बचेगा, प्लस का 12, तो y बराबर 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0, 6। अब क्या लो, y की जगह पे 0 ले लो, y की जगह पे 0 ले लो, y की जगह पे अगर 0 लोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 3x ये तो 0 हो गया, इक्वल टू -12 उधर जाके प्लस का 12, तो x इक्वल टू 3 4 जा 12। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 4, 0। ठीक है, पहला 0, 6, दूसरा 4, 0। तो पहला वाला बनाते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 6 है, y पे 6 है। ठीक है, तो ये हो गया 0, 6। दूसरा 4, 0, x पे 4 है, y पे 0 है, तो मतलब ये वाला, ये बन गया आपका 4, 0। अब इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं अपन, ये इस लाइन को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? अब ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ मिल रहा है, मतलब आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो आपका तो बिल्कुल पिन पॉइंट आएगा। ये आ रहा है 2, 3 आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है, ये 2 और ये y एक्सिस पे 3। हमसे बोला है इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन से x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये देखो ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है, इसको मैं शेड कर देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल जो बना है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे थे। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है, ये इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। तो देखो, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए। पहला कोऑर्डिनेट हो गया ये -1, 0, -1, 0। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट देखो 2, 3, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है 4, 0। क्लियर है मेरी बात? पहला कोऑर्डिनेट जहां पर ये पहला पॉइंट मिल रहा है -1, 0, दूसरा 2, 3 और तीसरा 4, 0, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।